देखो क्वेश्चन क्या है, दो पार्टीज है, पहले तो इसमें नाम समझ लेते हैं। एक का नाम यहाँ पे सच है और एक का नाम झूठ है। दो पार्टीज हमारे क्वेश्चन में, एक का नाम झूठ है और दूसरे का नाम सच है। पहले तो एक क्लियर कर। अब हुआ क्या है कि जो मिस्टर झूठ है ना, मिस्टर सच से मोटर कार खरीदना चाहता है 5 लाख रुपए में। ठीक बोला है, 3 महीने के अंदर तुमसे खरीद लूंगा मैं। इसके लिए इसने एक सिक्योरिटी अमाउंट 20,000 रुपए का भी जमा कर दिया है। ठीक है, किसने? मिस्टर झूठ ने। किसके पास? मिस्टर सच के पास। 20,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिया है। तुमको एक खासियत बता रहा हूं, याद रखना। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टी रिफ्यूज करे या काम ना करे, तो ये पैसा फोरफिट हो जाता है। मतलब ये पैसा वापस नहीं होता था। अब वापस समझ लो कहानी। मिस्टर झूठ ने बोला मिस्टर सच को कि मैं तुम्हारी कार खरीदूंगा 5 लाख रुपए में 3 महीने के अंदर, और 20,000 रुपए जमा करा दिए। अब यहाँ वर्ड दिया सिक्योरिटी अमाउंट, तो ये बात समझ लेना, अगर झूठ कार नहीं खरीद पाया तो 20,000 जब्त हो जाएगा, गया। अब अभी 3 महीने हो गए हैं। मिस्टर सच जो है ये झूठ, वो झूठ से कांटेक्ट करना चाह रहा है कि भाई कार खरीद दे, कार खरीद दे। पर अब 3 महीने बीतने के बाद भी झूठ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, ना ही कोई फोन कॉल आता है। अब ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद अब झूठ जो है वो कांटेक्ट कर रहा है सच से, और कांटेक्ट करके बोलता है कि मेरे को तुमसे कार नहीं खरीदनी है, और जो मैं 20,000 रुपए का अमाउंट तुम्हारे पास जमा किया था सिक्योरिटी अमाउंट, मेरे को वापस कर दो। अब मैं अब भी तुम लोग को ऊपर बताया हूं कि अगर कोई पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जमा कराया जाता है तो पैसा वापस नहीं होता, ये बात मत भूलना। ठीक। अब सुनो, इसका आंसर कैसे काम करेगा और इसका आंसर क्या बनेगा, ये तुम लोग को समझ आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, देखो ये आएगा ना एग्जाम में, 7 मार्क का आएगा, 7M का आएगा, याद रखना। क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मिस्टर सच को पैसा रिफंड करने की जरूरत है? झूठ को जवाब है नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा वापस नहीं होता। दूसरा, आप ये बता दो कि अगर मान लो मोटर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है एक्सीडेंट में 3 महीने के अंदर, तो फिर क्या पैसा वापस करना पड़ता कि नहीं? तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती तो इसे हम लोग इम्पॉसिबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है तो वॉइड हो जाता है, वॉइड होने पे जो भी चीज है रिफंड करना पड़ता है। सब लोग जो है ना क्वेश्चन को वापस समझ लो तो। मिस्टर झूठ जो है वो एक बायर है। उसने मिस्टर सच नाम के सेलर को बोला तुम्हारी कार मैं 3 महीने में खरीदूंगा, और 20,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जमा कराया है। अब 6 महीने बीत गए, अब झूठ क्या बोलता है, मेरे को तुमसे कार नहीं खरीदनी, मेरा 20,000 वापस करो। याद रखना, वापस नहीं होगा पैसा। लेकिन अगर मान लो 3 महीने के अंदर कार डिस्ट्रॉय हो जाती तो इनका अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता, तब पैसा वापस करना पड़ता। 7M का आएगा। इसका देखो प्रोविजन 3 हिस्से में लिखना, और ये वर्ड बाय वर्ड तुम लोग याद कर दो, मैं तुम लोग को सिखा दे रहा हूँ। रेलेवेंट प्रोविजन, सबसे पहला अर्नेस्ट मनी को समझाना, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे। देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे अर्नेस्ट मनी भी बोलते हैं, इज गिवन एज गारंटी फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and not as a part payment of price. In case of breach of contract by buyer, the seller is entitled to forfeit the security deposit. जैसे यहाँ पे जो झूठ है बोलता है मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं, तो ये जो सच नाम का सेलर है ये वापस नहीं करेगा। ये वर्ड बाय वर्ड रख लो, रट लो एकदम। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अमाउंट है जो कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी के तौर पे दिया जाता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो तो ये फोरफिट हो जाता है, मतलब रिफंड नहीं होता। ये रूल याद रखना। ठीक। अब आगे दो प्रोविजन है, इसको भी एकदम बाय हार्ट कर देना, 3-4 तरह के क्वेश्चन में फंसेगा। सेक्शन 65 का प्रोविजन ये बोलता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए तो जो भी बेनिफिट है उसको रिफंड करना पड़ता है। जैसे मान लो ऐसा है कि मैंने टिकट बुक कराई, अब किसी कारण से अगर मेरी जर्नी नहीं हो पाई, जर्नी वॉइड हो गई, तो मुझे टिकट का पैसा रिफंड हो जाएगा। अब समझो, पढ़ो। व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void or when a contract become void, any person who has received any advantage under agreement or contract is bound to restore it. However, security money paid for performance guarantee is not treated as mere benefit received under void contract if the contract was breached by party paying it. सिक्योरिटी मनी वैसे तो वापस नहीं होता, बाकी पैसा वापस हो जाता है। ठीक। सेक्शन 56 क्या बोलता है, देखो। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी को लेकर है, इसे फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर
The contract is made become impossible or unlawful becomes void when the act become impossible. आप जब कोई काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, यदि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो काम इम्पॉसिबल हो जाए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है। इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड विदाउट फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर दोनों पार्टी की गलती ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है मेरे बच्चों। तो अब एग्जाम में जैसा ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो यहाँ पे हिंट क्या है हमारे लिए। एक तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट बोला, जैसे ये दिखाई दिए तुमको ये अर्नेस्ट मनी का कंसेप्ट दिख के आना है। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर बोल रहा है क्या, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, ठीक, तो इसमें अर्नेस्ट मनी वापस नहीं होगा। और जब जब ये डिस्ट्रॉयड वाली बात आएगी ना तो ये दो प्रोविजन लिख के आना, कौन कौन सा, सेक्शन 65 का और सेक्शन 56 का। ठीक, मैं तुमको और आसान कर देता हूं भाषा। ऐसे करना है अपने को कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बने और वो इम्पॉसिबल हो जाए तो वाइड हो जाता है। इस बात को अपन क्लैरिटी से, ये वाला पॉइंट तो पहले लिख के आएंगे। सेकंड, अगर तुम लोग को अच्छा लगे तो ये भी लिख सकते हो कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है तो जो भी अमाउंट है उसमें रिफंड करना पड़ता है, जो भी अमाउंट है उसको रिफंड करना पड़ता है। ठीक, अब इसका देखो एनालिसिस एंड कंक्लूजन क्या है। पहले हिस्से का हिसाब किताब, मिस्टर सच इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 20,000। मिस्टर झूठ कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय फेलिंग टू फुलफिल हिज प्रॉमिस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड इग्नोरिंग कम्युनिकेशन। ये बस इतना हो गया, ये एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन का जवाब, जो मोटर कार डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या, इफ द कार हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट विद इन पीरियड ऑफ 3 months विदाउट फॉल्ट ऑफ पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बिकम वॉइड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इन सच अ केस, जो मिस्टर सच था उसकी जिम्मेदारी थी कि 20,000 रुपए क्या करता, झूठ को वापस कर देता, क्योंकि इसमें तो अब झूठ की भी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि कार तो बाय नेचुरल इवेंट डिस्ट्रॉय हुई है। तो ये क्वेश्चन पे मैं तुम लोग को बहुत फोकस करा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाते एग्जाम। तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बताओ, हैंड रेस करके दिमाग में गया कि नहीं, हाँ या ना। हैंड रेस करके बताओ ये वाला क्वेश्चन दिमाग में गया कि नहीं, ये थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं, फटाफट हैंड रेस करो। नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे मेरे से फिर समझ देना है याद क्वेश्चन तुम। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विद आंसर अभी देखना है, ऐसे ही पढ़ना तुम लोग। तुम्हारे पीवाईक्यू में सब है ना ये सब, तो इसको पढ़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन आता हूं मैं, ये भी बड़ा एकदम हीरा टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम का। मुरारी नाम का पर्सन है, ठीक है, वो क्या है, पैसा देने वाला है मिस्टर गिरधारी को। पहले तो हम लोग ना क्लियर कर देते हैं, मुरारी भैया यहाँ पे डेटर है और गिरधारी जो है वो क्रेडिटर है। ठीक है, अब तीन डेप्ट है, कब का ईयर बता रहा है, 2022 बता रहा है। देखो सीखो मैं जो पढ़ा रहा हूं तो 2022 की बात चल रही है, जहां पे मुरारी ने अलग अलग टाइम पे उधारी दिया गिरधारी से। एक लोन था 12,120 रुपए का जो मई 2018 का था, मई 2018 का था। तो देखो ये ना आप लोग को यहीं पे ना मैच कर देना चाहिए, 2022 की डेप्थ है, 2022 की डेप्थ है। ठीक है, 2022 की डेप्थ है और यहाँ पे देखो ये 2018 दिख रहा है, मतलब 4 साल बीत चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ये टाइम बैरिड हो गई है। ठीक, उसके बाद अगली डेप्थ है 5650 की, ठीक, ये अगस्त 2020 की है। और एक है 9680 की, मई 2021 की है। याद करो तुम लोग, एक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट करके मैं कंसेप्ट बताया हूं कि अगर एक डेटर ने एक क्रेडिटर से अलग अलग टाइम पे उधार दिया है तो क्या होगा। अब देखो हुआ क्या है, मुरारी जो डेटर है ना उसने 1 अप्रैल 2022 को कुछ पेमेंट्स करी है और ये बताया नहीं है कि इसका यूज कैसे करना है। तो जैसे ये लाइन तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्रेस नोटिस हाउ टू अप्रोप्रिएट देम। इसका मतलब अगर डेटर ना बताए कि इस पैसे को कैसे यूज करना है, जैसे दो चेक दिया है, एक 9680 का और एक 15,000 का, और डेप्थ है 3। अब अगर ये डेटर या मुरारी नहीं बता रहा है कैसे यूज करना है तो क्रेडिटर अपनी चॉइस से जैसे यूज करना चाहे कर सकता है। इस पे लागू होगा सेक्शन 60। ठीक, मैं तुमको प्रोविजन याद दिला देता हूं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मतलब सेटलमेंट ऑफ डेप्थ को बोलते हैं। 3 सेक्शन में काम करता है। सेक्शन 59 बोलता है डेटर इंटेंशन एक्सप्रेस कर देता है कि कौन कौन सी डेप्थ सेटल करनी है, तो क्रेडिटर वही वही डेप्थ सेटल करेगा।
सेक्शन 60 बोलता है कि डेटर ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि कौन कौन सी डेप्ट सेटल करनी है, तो क्रेडिटर की चॉइस है कि वो कोई भी डेप्ट सेटल कर सकता है, इंक्लूडिंग टाइम बेरेड डेप्ट, मतलब ये डूबा हुआ पैसा 2018 वाला। और सेक्शन 61 बोलता है कि अगर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है तो पेमेंट बाय ऑर्डर ऑफ क्या होगी, टाइम होगी। अब यहां पर देखो तुम लोग, क्वेश्चन में तुमको एग्जामिनर हिंट कर दे रहा है कि ये जो डेटर है उसने बताया नहीं है कि कैसे अप्रोप्रिएट करना है, तो इसमें फिक्स्ड तुम सेक्शन 60 लिख के आओगे। मतलब इतना लंबा प्रोविजन मत खींचना, ऐसे लिखना प्रोविजन करके लिखना। और लिखने के बाद क्या करना है, जो सेक्शन नंबर 60 है, कॉपी में भी दिखाया है, ऐसे भी बताया है, सेक्शन 60 को केवल एक्सप्लेन करके आ जाना बेटा, सेक्शन 60 को केवल एक्सप्लेन करके आ जाना, ठीक है, ये याद रखना बात को। अच्छा, यहां बोल देता कि मिस्टर मिस्टर मुरारी इंडिकेटेड अप्रोप्रिएशन, ऐसा बोल देता तो तुम लोग को ये सेक्शन 59 भी बताना पड़ता, फिर मुरारी जैसा बोलेगा तुम लोग को वैसे ही डेप्ट सेटल करना होगा। तो अभी तो उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम कोई भी डेप्ट सेटल कर सकते हैं। तो देखो चेक कौन कौन सा वाला है, एक है 9680 वाला, एक 15,000 वाला। तो हमको अगर बोला जाए तो हम कैसे सेटल करते, तो एक चेक जो सिमिलर अमाउंट का इसको यहां लगा देते, और जो 15,000 का चेक है उसमें से 12,120 रुपए कटता, और बैलेंस ही नीचे वाले में से काट देते। तो पहले तो तुम ये समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तीनों मत लिख के आना, सेक्शन जो काम का है वही लिखना, जैसे यहाँ सेक्शन 60 काम का है तो वही लिख के आना। अब एनालिसिस कंक्लूजन देख लो, जो 9,680 वाला चेक है ना, उसको सेम अमाउंट वाले पे लगा देना, 9,680 वाले पे, क्योंकि वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है उससे। और जो बाकी 15,000 है ना भैया, 15,000 वाले से क्या करना, जो सबसे पुरानी डेप्थ है तुम्हारी, जो सबसे पुरानी डेप्थ है 12,120 रुपए की, उसको पे कर देना। और बैलेंस सब बच रहा है कितना, देखो 15,000 में से 12,120 गया तो बच रहा है 2,880। इस बैलेंस को तुम काट देना ये सेकेंड वाले से 5,650 से। तो अब इसको तुम ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए भैया, आंसर ऐसे होगा इसका। तो यहाँ पे जो मेन की पॉइंट है जहां पे तुम फंसोगे, ये पढ़ देना कि वो बताया है कि नहीं कैसे सेटल करना है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छे से पढ़ना और ध्यान रखना। चलो हैंड रेस करके बताओ, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, हाँ या ना। ये प्रेम बोल रहा बन जाएगा, आज फुल अटेंडेंस है भाई क्लास की, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यही मोटिवेशन चाहिए। चलो तीसरे सवाल पे आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द राइट्स स्लैश स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। कहने का मतलब है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, पहचानो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, कैसा है। चलो देखते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और ये आएगा 1 M ईच, 1 M ईच वाला है, 1 मार्क ईच वाला है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो जैसे देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स प्रॉमिस करता है कि वाई को जिंदा कर देगा। तो सवाल है कि क्या जिंदा कर पाएगा, नहीं भाई ये तो चीज इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। तो हमको सिर्फ ये ऐसे पहचानना है, लिखना पड़ेगा ऐसे करके वॉइड एग्रीमेंट, और बताना पड़ेगा इट इज इम्पॉसिबल। दूसरा क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बोला 50 किलो एप्पल बी को बेचेगा। एक ट्रक जो है वो निकली 15 मार्च को, पर रास्ते में दंगे हो गए, ठीक है। अब रास्ते में दंगे हो गए तो पूरे टमाटर सड़ गए, खराब हो गए, ठीक है। तो जब टमाटर खराब हो गए तो वो नहीं दे पाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। देन अगला, आर्टिस्ट है, बोला था कि मैं आपको पिक्चर पेंट करके दूंगा, पर उसका एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ कट गए, तो आप यहां बताओगे डिस्चार्ज बिकॉज पर्सनल स्किल वॉज इन्वॉल्व, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था। देखो आर्टिस्ट आर्टिस्ट जब भी आया ना, पर्सनल स्किल की बात हो रही है, हैंस वॉइड करके लिख दोगे, वॉइड करके लिख देखो, देखो सबका मतलब बताते चल रहा हूं ना तुम लोग को। फर्स्ट वाला जिंदा करने की बात किया है तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है ना भाई, तो वॉइड एग्रीमेंट है। दूसरा टमाटर जो है एप्पल सॉरी पूरे सड़ गए हैं, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों, तो हम बोलेंगे ड्यू टू सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद चीजें इम्पॉसिबल हो गई। तीसरा क्या हो रहा है, आर्टिस्ट था, पिक्चर क्या पेंट करता, हाथी कट गए बेचारे के,
तो ये पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था और ये इसलिए वॉइड हो गया। फिर अभिषेक जो है वो चाइना से टॉय मंगा रहा था, पर चाइना इंडिया के रिलेशन खराब हो गए करके नहीं मंगा पाया। अगेन ये भी वॉइड हो जाएगा, इसका रीजन है ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। बस इतना इतना दिख के आने से एक एक नंबर का तो क्वेश्चन है, ऐसी ऐसी दिखना रहेगा। एलियन एनिमी से ट्रेडिंग वॉइड है भाई साहब। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे तो आपको 1 1 मार्क का रहता है, इतने इतने में एक एक मार्क मिल जाएगा, सिंगल सिंगल लाइन में लिखना। ये 19वां क्वेश्चन है भैया। ये बताओ, ये वाला आ गया क्या समझ में? या एक एक लाइन में लिखना है? ये वाला इतना लंबा लंबा ऐसे खींच के मत लिखना, एक एक लाइन में लिखना। ये वाला आ गया क्या? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काशी कॉन्ट्रैक्ट? मेरे को ये वाला क्वेश्चन लगता है तुम लोग को एग्जाम में पूछना दे। बताओ काशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और काशी कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल क्या होता है। अभी लास्ट क्लास जो थी ना, अभी अपनी लास्ट क्लास कब थी? फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन मैंने समझाया था, तो बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, तो एब्सेंट है तो यहाँ पे सुन लो, काशी कॉन्ट्रैक्ट अभी फिर सिखा देता हूँ। काशी कॉन्ट्रैक्ट वो है जो नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट, ये असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये इम्पोज्ड बाय लॉ है। मतलब बोला जाता है ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है, पर कानूनी रूप से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन या सरकमस्टेंस या हालात बोलते हैं कि करो, करके आपको करना पड़ेगा। काशी शब्द का मतलब होता है सिमिलर, कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगने वाला, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो अगर मैं तुम लोग को बताऊं काशी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो काशी कॉन्ट्रैक्ट वो है जो बिना ऑफर एक्सेप्टेंस के बनता है। अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज्ड बाय लॉ। तो कीवर्ड है इम्पोज्ड बाय लॉ। कई बार ऐसे हालात होते हैं जहां जिम्मेदारी पे कुछ करना पड़ता है, जहां पे लोगों के बीच कोई फॉर्मल एग्रीमेंट, कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसी जो ऑब्लिगेशन इंपोज की जाती है बाय लॉ, उसे काशी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। काशी कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है सेक्शन 68 से 72 के बीच में। ठीक है, काशी कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल कहावत, मैक्सिम मतलब कहावत होता है, मुहावरे से आया है। नेमो डेबिट लोकेटर एक्स एलिना जैक्टुरा, भूल जाना पढ़ के। नो मैन शुड ग्रो रिच हिमसेल्फ एट एक्सपेंस ऑफ अदर। एक के नुकसान पर दूसरे को फायदा नहीं उठाना चाहिए। चलो ये लाइन काट दो, फालतू नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ना काशी कॉन्ट्रैक्ट असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये लॉ ने बोला करो करके करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड साइड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो भाई सीधी सी बात है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। तो हमारे बीच कोई ऑफर एक्सेप्टेंस तो नहीं है, पर मेरे को ऐसा करना चाहिए, ये काशी कॉन्ट्रैक्ट है। काशी के फीचर क्या है पता है? काशी कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोज्ड बाय लॉ। यहाँ पर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, इसको बाय लॉ बोला गया है कि करो। दूसरा, ये बेस्ड ऑन ड्यूटी है, यहाँ कोई प्रॉमिस नहीं है, यहाँ पर आप एक ड्यूटी निभा रहे हो, लॉ ने बोला ऐसा करो। दूसरा, जब ड्यूटी निभा लोगे, तीसरी बात, तो आपका जो भी खर्चा हुआ है, आपके पास राइट है कि आप उस पैसे को रिकवर कर सकते। चौथी बात, राइट इन पर्सोनम, ये राइट आपका उसी पर्सन के अगेंस्ट है जिसके लिए आपने खर्चा किया है, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और अगर वो पर्सन आपको पैसा ना दे, तो जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकते हो, इस पर्सन पे भी वैसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर सकते हो। जैसे तुम लोग को मैं टाइप्स भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ काशी के, जिससे तुम लोग को ये चीज और क्लियर हो जाए। काशी का पहला टाइप है नेसेसरीज। अगर एक आदमी ने, एक इंसान ने किसी माइनर को या किसी अनसाउंड माइंड को जरूरत पड़ने पर नेसेसरी रोटी कपड़ा मकान सप्लाई किया है, तो वो व्यक्ति इन लोगों की प्रॉपर्टी में से ये पैसा रिकवर कर सकता है। सेक्शन 68, ये काशी कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है पेमेंट फॉर इंटरेस्टेड पर्सन। अगर मान लो आपसे कोई जुड़ा व्यक्ति है जिसके लिए आपने अभी पेमेंट कर दी है, जैसे मैं किसी के घर में किराए से रहता हूं, उसकी जरूरत पड़ने पर मैंने उसके लिए पैसा दे दिया, तो मैं बाद में उससे वो मनी रिकवर कर सकता हूं। ये वाला एग्जांपल नहीं समझ आया? ऐसे समझ लो कि दो दोस्त एक रूम में रहते हैं, एक के पास रेंट देने का पैसा नहीं था, तो दूसरे ने उसका रेंट पे कर दिया, तो बाद में ये पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक, सेक्शन 69। तीसरा काशी कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब आप कोई पेड सर्विस ले लेते हो, मतलब नॉन ग्रेटुटस सर्विस ले लेते हो। अगर आपको कोई नॉन ग्रेटुटस या पेड सर्विस मिली है, तो आपको उसकी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे हरिराज में बैठा मेरे सामने डोसा आ गया, धोखे से मैं डोसा खा गया, मेरे को उस डोसे का पैसा देना है।
ठीक, तो काशी कॉन्ट्रैक्ट में कोई रियल में ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। चौथा, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, अगर मुझे किसी का खोया सामान मिला तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे ढूंढूं और सामान वापस करूं, सेक्शन 71। और आखिरी, मनी पेड बाय मिस्टेक, अगर आपने धोखे से किसी को पैसा दे दिया है तो उस इंसान की जिम्मेदारी है कि आपका पैसा वापस करे। ये 5 प्रकार के काशी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले तो फीचर याद कर दो काशी के। काशी कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं बन रहे, इम्पोज्ड बाय लॉ है। यहाँ पे बेस्ड ऑन ड्यूटी है, कोई ऐसा ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, करना ही पड़ेगा। अगर खर्चा करे तो पैसा रिकवर भी कर सकते हो। राइट इन पर्सोना है, मतलब राइट अगेंस्ट द पर्सन है जिसके लिए खर्चा किया, जैसे माइनर के पीछे खर्चा किया उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करूंगा। और अगर नहीं देगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जैसे डैमेज वैमेज क्लेम करते हैं वैसे ही कर पाऊंगा। रटना पड़े रटो, ये काशी कॉन्ट्रैक्ट और उसके फीचर और ये 5 प्रकार के काशी कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्लास में भी समझाए थे, अभी भी समझा दिए। मेरे बच्चों, ये वाला सवाल और जवाब कितना समझ है, हैंड रेस करो तो। ये हैंड रेस करो। काशी रियल नहीं है ना, ये जिम्मेदारी है करके इंसान कर रहा है। इसको अब भी अपने नोट्स निकालना, धड़ 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 पढ़ डालना। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, इसे तो करा रहा हूं, सारे हीरा क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अब आ गया ना तो एकदम ऐसे बैल जैसे अपने दिमाग को फिक्स मत कर देना। थोड़ा सा नाम बदलेगा, अमाउंट बदलेगा, हालात बदलेगा। यू बी हैप्पी, पूरा प्रोविजन पढ़ के जाओ, अच्छे से बनाना। ठीक, देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। एक्स एक माइनर है, एम कॉम कर रहा है, भाई पढ़ना, क्या दिक्कत है। अब उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया बी से कॉलेज फीस पे करने के लिए, और बोला पैसा चुका दूंगा। पहले तो बोल दिया माइनर है। ठीक, एम कॉम कर रहा है, मतलब ये पढ़ाई हो गई, एडुकेशन हो गई। एडुकेशन मतलब नेसेसरीज है। ठीक, तो अपने को देखनी पड़ेगी इसके नाम असेट है कि नहीं, तो पता लगता है 9 लाख की एसेट है। तो क्या ये पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये मिस्टर बी इसकी एसेट में से रिकवर करेगा। तो देखो वर्ड बाय वर्ड अपन सेक्शन सहित पढ़ देते हैं। सेक्शन 68 है, क्लेम फॉर नेसेसरीज। हम लोग ने ये टॉपिक माइनर में भी पढ़ा, ये वाला टॉपिक काशी कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा कि अगर माइनर या अनसाउंड माइंड को कोई नेसेसरी सप्लाई करो तो सेक्शन 68 बोलता है आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करो। इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट सच एज माइनर और एनीवन हु ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। एनीवन whom he is legally bound to support मतलब माइनर से जुड़ा हुआ पर्सन, ठीक है, is supplied by another person with necessary suited to his condition in life, person who has furnished such supply is entitled to be reimbursed from property slash estate of such minor or incapable person। वापस पढ़ो, अगर कोई पर्सन इनकेपेबल है या उससे जुड़ा कोई पर्सन है जिसको हमने नेसेसरी सप्लाई करी है, तो हमारे पास राइट है कि हम उसकी प्रॉपर्टी या एस्टेट, प्रॉपर्टी एक छोटी होती है, एस्टेट बड़ा होता है, से रिकवर कर सकते हैं। माइनर कभी पर्सनली लायबल नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करो। अब एनालिसिस और कंक्लूजन देखो ऐसा करना। एक्स जो है, अच्छा ये बड़ा अच्छा तरीका है पता है एनालिसिस कंक्लूजन लिखने का, इससे एग्जामिनर भी आपका एकदम खुश हो जाएगा। जैसे एनालिसिस कंक्लूजन लिखो ना तो बुलेट पॉइंट बना बना के लिखो, इससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी और आपको नंबर बड़े अच्छे देगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप अगर चीजों को बुलेट पॉइंट में समझाओगे तो एग्जामिनर जल्दी पकड़ेगा। तो जैसे हमने एक एनालिसिस कर दिया कि एमकॉम कर रहा है, लोन लिया गया है कॉलेज फीस पे करने के लिए, तो यहाँ पे एजुकेशन को हम नेसेसरी बोल सकते हैं। अब ये भी है कि एक्स के पास एसेट है कितने लाख की, 9 लाख की। तो कंक्लूजन ये है कि जो बी जो है 1 लाख रुपए रिकवर कर देगा, कहां से? इसकी 9 लाख की एसेट से, लेकिन एक्स से पर्सनली नहीं मांग सकता। तो ये तरीका बड़ा अच्छा रहा। ऊपर देखिए अपन ऐसे प्रोविजन और एनालिसिस कंक्लूजन को हम पॉइंट वाइज ऐसे बुलेट पॉइंट बना बना के समझाएंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्या पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया हम लोग को। ठीक, देख देना जब जब ये माइनर या अनसाउंड माइंड आएगा, मेनली नेसेसरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगले पे बात करते हैं यार। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा। जैसे एक ये दिख रहा है, मैं इसका एक और यहाँ पे बना देता हूँ तुम लोग के लिए क्वेश्चन। ये 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, रुद्राक्ष और प्रेम एक घर में रहते हैं, एक हाउस में रहते हैं। हाउस का ओनर जो है वो अमन है। इनके रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अमन ही पे करेगा, मतलब मालिक ही, लैंडलॉर्ड ही पे करेगा।
ठीक। अब एक दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आते हैं, वाले आते हैं और बिजली काटने की बात करते हैं। तो उस टाइम रुद्राक्ष क्या करता है, जो भी बिजली बिल है 15,000 रुपए का वो पे कर देता है। क्या रुद्राक्ष ये पैसा अमन से रिकवर कर पाएगा कि नहीं? जवाब है बिल्कुल रिकवर कर पाएगा। रीजन ये होता है कि अगर आपने किसी इंटरेस्टेड पर्सन या अपने जुड़े पर्सन के लिए जरूरत पड़ने पर पेमेंट कर दिए, जैसे यहाँ पर देखो ये अमन को बिल पे करना था लेकिन उसके बदले रुद्राक्ष ने कर दिया, रुद्राक्ष अपना पैसा रिकवर कर सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, पी जो है ना उसने अपना कैरियज, कैरियज मतलब बोझा, सामान डी के गोडाउन में छोड़ दिया। ठीक। अब जो डी का लैंडलॉर्ड है ना वो क्या करता है, कैरियज को ना जब्त कर देता है, बोलता है ये गोडाउन का किराया पे नहीं हुआ है तो मैं जब्त कर दे रहा हूं। पी बोलता है भाई तू ऐसा मत कर, मैं तेरे को पैसा दे दे रहा हूं, मेरा सामान छोड़ दे यार तू। तो भाई देखो, ये जो मिस्टर डी था ये किराएदार था, किराया इसका था लेकिन पे किसने कर दिया, पी ने। क्या बाद में पी अपना पैसा मांग सकता है कि नहीं डी से? बोलेगा, मांगेगा ना। बोलेगा मैंने तो बस सामान रखाया था, तेरे चक्कर में तो मैं फंस गया, मालिक आया तो मेरे को तेरा किराया भरना पड़ गया, तब दे तू मेरे को पैसा। तो इसमें सेक्शन 69 अप्लाई होता है। कासी कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रकार है। पेमेंट हु पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज एंटाइटल्ड टू रिइंबर्स बाय अदर। अगर एक पर्सन इंटरेस्टेड है मतलब दूसरे पर्सन के साथ जुड़ा है जो पेमेंट करने वाला है और उसके बदले अगर ये पे कर देता है तो बाद में वो पैसा दे सकता है। एसेंशियल क्या है, नंबर वन, एक पार्टी को एक पेमेंट करनी थी, दूसरी पार्टी भले में, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ में, गुड फेथ में उसको बचाने के लिए उसके लिए पेमेंट कर दी। ठीक। और ये पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को हुई है। जैसे घर तुम्हारा था, बिजली कटने वाली थी तो मैंने तुम्हारे लिए पैसे दे दिए बिजली वालों को, तो मैं तुमसे रिकवर करूंगा। तो यहां पर देखो डी की जिम्मेदारी थी कि वो लैंडलॉर्ड को रेंट देता क्योंकि वो किराए पे गोडाउन लिया था। पी ने क्योंकि वहां सामान रखा है तो उसका सामान फंस जाता करके उसने सामान छुड़वाने के नाम से लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया। अब ये पी जो है ये रेंट का पैसा मिस्टर डी से रिकवर करेगा। ये वाले क्वेश्चन का बड़ा चांस रहता है। ये आया था सितंबर 2024 में, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और ये आया था एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन। सितंबर 24 में आया था, 1 का बी था, 6 नंबर का क्वेश्चन था। देख लो इसको, फिर नहीं समझ आएगा मेरे से फिर व्हाट्सएप पे समझ लेना, तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका वर्ड बाय वर्ड पढ़ना कि अगर तुमसे कोई जुड़ा हुआ है उसको कोई पेमेंट करनी थी और तुमने उसके लिए पेमेंट कर दी तो तुम वो पेमेंट रिकवर कर सकते हो। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, राहुल वाला क्वेश्चन, ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस करे थे, मैं दोबारा बता देता हूं। राहुल को एक स्मार्ट वॉच रेस्टोरेंट में मिली, वो सबसे पूछता है किसकी है किसकी है, लेकिन असली मालिक सामने नहीं आता। तो राहुल क्या करता है, वॉच ले जाके रेस्टोरेंट के मैनेजर को दे देता है कि भाई जब असली मालिक आए तो दे देता। एक हफ्ते बाद जब राहुल वहां जाता है, पूछता है मालिक मिला क्या, मैनेजर बोलता है नहीं मिला। अब मैनेजर ये घड़ी राहुल को भी नहीं दे रहा है, बोलता है मैं ही रखूंगा। सवाल ये है क्या राहुल घड़ी को रिकवर कर सकता है? तो इसके लिए तुम लोग को प्रोविजन पढ़ना होता है फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का। कभी भी याद रखो, अगर आप एक फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हो तो आपकी पोजीशन बेजी की है। इसका मतलब आपको सामान का टेक केयर करना है। और मैं सजेस्ट करूंगा ये जो फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स की लैंग्वेज है ना, इसको आप एकदम स्टडी मटेरियल से वर्ड बाय वर्ड पढ़ लो। या मैं भेजा था ग्रुप में नोट्स और काशी कॉन्ट्रैक्ट बोला था कॉपी में लिख लो, तो काशी कॉन्ट्रैक्ट में देखना सेक्शन नंबर 70 फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स करके दिया हुआ है, सॉरी 71 फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स करके दिया है। सेम लैंग्वेज एग्जाम में देखना। फिलहाल यहां देख लो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71, person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a baili। अगर आपको किसी का खोया सामान मिलता है तो आप एक बेली हो, आप सामान को संभाल के रखो। ठीक। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हैज राइट टू रिटेन द गुड्स अगेंस्ट एवरीबडी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। ये सामान अब फाइंडर के पास ही रहेगा और ये सिर्फ मालिक को ही लौटाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे राहुल नाम का बंदा फाइंडर है तो कुल में जाके घड़ी इसी के पास रहेगी, मैनेजर इस घड़ी को नहीं रख सकता अपने पास। ठीक। तो रेस्टोरेंट मैनेजर जो है वो ले जाएगा और घड़ी राहुल को देगा, राहुल असली मालिक को ढूंढ के वापस करेगा मेरे बच्चों।
ये बहुत अच्छे से पढ़ना तुम लोग। तो अगर आपको भी खोया सामान मिला तो ये आपके पास होगा और सीधे फिर आपके पास से ट्रू ओनर के पास जाएगा, बीच में किसी के पास ये सामान नहीं होगा। तो कंक्लूजन है, राहुल बिल्कुल स्मार्ट वॉच रिकवर कर सकता है मैनेजर से। ठीक, होप ये क्लैरिटी है, ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का प्यारा क्वेश्चन 7M, एंटीसिपेटरी ब्रीच बताओ। ओनर नहीं मिला ना तो फिर इसके पास राइट है कि अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब बताओ, उसका इफेक्ट बताओ, 7M आएगा एग्जाम में। तो कभी भी याद रखना है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब होता है जब परफॉर्मेंस डेट आने से पहले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से एक्सप्रेस तरीके से या इंप्लाइड तरीके से मना कर देता है, तो उसको एंटीसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं भैया। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है 20 अगस्त को, मुझे आज ही अमन आके बोल देता है 3 अगस्त को कि सर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इसने मेरे साथ एंटीसिपेटरी ब्रीच किया। अब इसका प्रोविजन सेक्शन 39 में दिया है कि जैसे अगर कोई समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट को आके मना कर दे, तो इसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसका नुकसान हो रहा है, जैसे अमन ने मना किया तो अभी मेरा नुकसान हो रहा है, मैं तुरंत उसके ऊपर केस कर सकता हूं, कैंसल मानू कॉन्ट्रैक्ट को और तुरंत अमन के ऊपर अभी 3 अगस्त को केस कर लूं। दूसरा ऑप्शन, मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस की डेट तक अलाइव रखूं, मतलब 20 तारीख तक, और उस दिन भी अगर अमन पूरा ना करे तो उस दिन अमन पे मैं केस करूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि 3 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में अगर सामान कहीं डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और मैं उससे कोई भी डैमेज क्लेम नहीं कर पाऊंगा। ये क्लास में भी मैंने छिक छिक के बताया था, छिक छिक के बताया था। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है, समय से पहले। तो समय से पहले हो गया तो ऑप्शन 1 तुरंत रिसाइंड करो, रिसाइंड मतलब तुरंत कैंसिल करो और केस करो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखो, कब तक, डेट तक, फिर केस करो। चलो हैंड रेस करो, बताओ ये 7 नंबर का कोशिश करोगे तो बना पाओगे कि नहीं, हाँ या ना। ठीक, नहीं आएगा मेरे से फिर व्हाट्सएप पे पूछना। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, और जो ये मेरे से नहीं समझे थे, जैसे प्रेम तो एब्सेंट था, और जो नहीं समझा था वो समझ लो ये क्वेश्चन। Liquidated damage is genuine pre-estimate of compensation of damage for certain anticipated breach of contract, whereas penalty is extravagant amount stipulated and clearly unconscionable and has no comparison to the loss suffered। कुल मिला के ये वाला क्वेश्चन अगर आया लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी बोल के, 7M का क्वेश्चन आएगा और इसका कंसेप्ट सेक्शन 74 में दिया है। मैं कंसेप्ट तुम लोग को इजी भाषा में बताता हूं ताकि तुम लोग को समझ आए। एक कॉन्ट्रैक्ट जमशेद के बीच और शिवांग के बीच बना है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 10,000 रुपए का है। ऑप्शन 1, हम ये डिसाइड करें कि शिवांग अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो वो मुझे 9,000 रुपए तक दे के जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए का है, तो अगर कोई भी मेरा नुकसान हुआ शिवांग तो 9,000 तक दे के जाना। तो ये अमाउंट कुछ बुरा नहीं है, ये एक रीजनेबल अमाउंट है, ये एक रीजनेबल अमाउंट है। इस अमाउंट को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब पार्टीज पहले से डिसाइड करती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर कितना पैसा दिया जाएगा, तो अगर वो अमाउंट रीजनेबल है तो उसे लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। जैसे 10,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट में 9,000 रुपए डिसाइड करना एक रीजनेबल अमाउंट है। लेकिन अगर मैं सिचुएशन 2 लूं, मैं बोलता हूँ शिवांग तू भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मेरे को 5 लाख रुपए दे के जाएगा, तो अब आप देखोगे ना तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10,000 है और मैं डिमांड कितना कर रहा हूं, 5 लाख। तो ये अनरीजनेबल अमाउंट है, अनुचित है, ये दबाव डालने के लिए किया जा रहा है, अनरीजनेबल अमाउंट है, इसको पेनल्टी बोलते हैं। तो हमारा कानून बोलता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेज तो तुम रिकवर कर सकते हो, पर पेनल्टी अमाउंट जो दबाव डालने के लिए अनरीजनेबल अमाउंट है, ये तुम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ देते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज जो है एक जेन्युइन एस्टीमेट है कि कितना लॉस हो सकता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे। और पेनल्टी जो है ये एक टेरर है, एक डर है, एक अनडिस्प्रपोर्शनेट मतलब बहुत गलत हाई अमाउंट है, अनकॉन्शनेबल मतलब अनरीजनेबल अमाउंट है, ऐसा अमाउंट तो रखना ही नहीं चाहिए।
ठीक है। अब इसको लेकर इंग्लिश लॉ क्या बोलता है? इंग्लिश लॉ बोलता है कि हम मानते हैं लिक्विडेटेड डैमेज अलग है और पेनल्टी अलग है, और इंडियन लॉ में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे यहाँ सेक्शन 74 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो आपको हम एक रीजनेबल कंपनसेशन दिला देंगे। रीजनेबल कंपनसेशन मतलब जितनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10,000 रुपए है, आपको ज्यादा से ज्यादा इतना अमाउंट हम दिला देंगे। आप इससे ज्यादा हमसे मांगोगे, जैसे 5 लाख 10 लाख मांगोगे, हम आपको नहीं पे कर पाएंगे, वो गलत अमाउंट है। तो सेक्शन 74 सीखो। पहले तो ये बता दिया गया कि लिक्विडेटेड डैमेज क्या है, ये एक रीजनेबल अमाउंट है। पेनल्टी क्या है? अनरीजनेबल अमाउंट है। इंडिया में बोलते हैं ऐसा हमको कोई मतलब नहीं है कि रीजनेबल है कि अनरीजनेबल, हम आपको एक रीजनेबल कंपनसेशन ही दे पाएंगे। मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है उतना ही अमाउंट दे पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का है और आप तोड़ देते हो तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही क्लेम कर पाओगे, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे। आप 5 करोड़ मांग लोगे तो नहीं दिया जाएगा। अब भी बैठना 10 मिनट और ये वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन और ये आंसर रटना, 7 मार्क है ये तुम्हारा। बोलो हैंड रेस करके, अदा समझ आया कि नहीं आया? अब लो आधा घंटा लो, आज जो पढ़ाया उसको पूरा फटाफट अपना स्टडी मटेरियल निकालो, कर डालो। आज अपन ऐसा करते करते देखो 3 दिन में 25 क्वेश्चन तक पहुंच गए। यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक बार दो बार पढ़ोगे ना तुम लोग को बढ़िया आदत हो जाएगी। अब कल आगे फिर 10 क्वेश्चन करते हैं, कल 35 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसा करके पहले कॉन्ट्रैक्ट टैग को खत्म करते हैं, उसके बाद तो फिर धड़ 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 बाकी यूनिट्स में प्रॉब्लम नहीं है। इसी पे ज्यादा फोकस अपन रखते हैं। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ये आप लोग करो बस, कल मिलेंगे। रोज आज बहुत अच्छा लगा, सब आए, बढ़िया।